मैं डॉक्टर शालिनी अली हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज सेविका हूँ। मैं इस देश की नागरिक हूँ, एक मुस्लिम महिला में टैक्स देती हूँ। साथ ही साथ में मुझे ब्यौरा चाहिए उस पूरे जमीन की जो कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में ना मैं डॉक्टर शालिनी अली हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज सेविका हूँ और जितने भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जितने भी मसले मसाइल होते हैं उन सभी पे मैं कार्य करती आ रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। आप सबका मैं स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है आतंकी हमलों के साथ में, वहीं पे हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर भी ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले व्यक्तियां हैं। जिस तरीके का एक खेल रचा है, बत्ती बंद कर देना, काली पट्टियां पहन लेना, पर सरकार को इस बिल के लिए समर्थन ना देना, मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में ना सोचना, मुसलमानों के हितैषी बनने का एक ढोंग करना, वो सब आप लोगों ने हाल फिलहाल में परसों से देखना शुरू कर दिया है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, उसको भी उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि फिर उन्होंने अपने आप को समाज की रोटियां सेकते हुए अपने राजनीतिक दल के लीडरों को सपोर्ट करते हैं। आपने आजम खान की भी बात सुनी है, असदुद्दीन ओवैसी की भी बात सुनी है और साथ ही साथ में आपके खुद उत्तराखंड में एक ऐसे राजनीतिक दल के बहुत ही दिग्गज नेता है जिन्होंने 200 एकड़ जमीन पे जो कि वक्फ की है उसके ऊपर एक रिजॉर्ट बना रखा है। शादियों की जो दर है वो ज्यादा है, आज भी वहां पे जितनी भी ये इलिटरेसी है वो भी ज्यादा ही है। एक वारदात हुई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पे लोगों ने मोर्चा एक बार फिर वक्फ बोर्ड को वक्फ संशोधन बिल को लेकर शुरू किया है। आम जनता को अभी तक यही नहीं पता था कि वक्फ क्या है और वक्फ से उसको क्या फायदे हो सकते थे। इस जन जागरूकता अभियान के तहत हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम आवाम तक पहुंचाए कि वक्फ से उनको क्या फायदे हो सकते थे, सरकार अगर संशोधन कर रही है तो उसके क्या मकसद आए थे और किस वजह से वो इस संशोधन को लेकर आ रही है। अगर आज इतने लाखों करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड में है, लाखों एकड़ है, तो उन सारी जमीनों का क्या हो रहा है, क्या वो हकीकत में है या उससे ज्यादा है, क्या कार्य होना चाहिए था, क्या कार्य नहीं हो रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब इतने करोड़ों की संपत्ति है तो भी हमारे पास सामने ये बात आती है कि जैसे राजस्थान वक्फ बोर्ड है उनके पास पैसे नहीं है अपने कर्मचारियों को देने के लिए, उसी तरीके से बाकी सारी जगहों में भी हमने देखा है कि जो गरीब मुसलमान है वो 70 साल से उतना ही गरीब है, वो बढ़ नहीं पाया है। जो बच्चा बेचारा जो पढ़ना चाहता है, मुस्लिम बच्चा है, अनाथ है, अगर उसके पास कोई व्यवसाय नहीं है तो वक्फ बोर्ड आकर उसकी तालीम के लिए नहीं सोचता है। जो मदरसा है वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, अगर वक्फ की जमीनें हैं तो उनका हमें ब्यौरा भी रखना चाहिए, हमें हिसाब किताब करना चाहिए। और जब ये अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आज हम सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के लिए इन जमीनों का और इन सारी प्रॉपर्टीज का सही तरीके से उपयोग करें, और ताकि ये जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं वो सब हटाकर इनको सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। लैंड जिहाद का मतलब ये है कि लोगों ने कब्जा कर रखा है। जब इन जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जे कर रखे हैं, वक्फ की जमीनें होती हैं, उनको काफी सारे गैंगस्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ताकत होती है, राजनीतिक दल के लीडर होते हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। आप ही के प्रदेश में एक ऐसे नागरिक है, राजनीतिक नेता है, जिन्होंने 200 एकड़ जमीन के ऊपर अपना एक रिजॉर्ट बना रखा है। मामला कोर्ट में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, पर मामला है। और उसी तरीके से वक्फ बोर्ड ने भी बहुत सी ऐसे लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो जिहाद का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो आप उसको आप उजागर करिए। लैंड जिहाद का एग्जैक्टली मतलब ये है कि लोगों ने कब्जा जो कर रखा है वो गलत कर रखा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड ने कर रखा है, चाहे वो गैंगस्टर्स ने कर रखा है, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोगों ने कर रखा है। अगर उत्तराखंड सरकार उसका जवाब देगी, मेरे हिसाब से तो कोई भी सरकार अवैध कब्जों के ऊपर कार्य करे तो वो बहुत अच्छा है, समाज के हित में है। आपको भी उन लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हिसाब किताब की बात कर रहे हो वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? मतलब आपके चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। हम अगर बात कर रहे हैं कि 2 महिला सदस्य बननी चाहिए अनिवार्यता के तहत, तो आप विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे पहले भी बनती थी, तो पहले आप लोगों के राज्य में कौन सी वो बहनें थी जो कि इतनी तादाद में मेंबरान बनी है?
अच्छा, आप बात करते हैं कि नहीं जी विरोध करिए कि वक्फ अलल औलाद में जो शरीयत कहता है कि बहनों बेटियों को और जो बेटे होते हैं उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उसके बाद आप वक्फ करिए। तो ऐसी तो कोई गलत बात है ही नहीं, इसीलिए मैं भी आज आपके सामने बैठी हूँ और मुझ जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जब मैं भी घर पे अपना हिसाब किताब लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ ये जमीन आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, अल्लाह के नाम की है। तो अगर आप अल्लाह के नाम के लिए आप ज़कात देते हो उसका हिसाब सही करते हो, जब आप कोई भी खैरात करते हो उसका आप हिसाब सही करते हो, तो वक्फ को लेकर आप लोगों को विरोध करने की आवश्यकता क्या हो रही है? और 70 साल में जो मुसलमान गरीब था वो आज भी गरीब क्यों है? 70 साल में आज भी जब समाचार पत्र में हम ये देखते हैं कि 50 मुस्लिम बच्चे यूपीएससी एग्जाम में पास हो गए, तो वो इतना बड़ा प्रचार का मुद्दा क्यों बनता है? क्यों आज भी मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं? क्यों आज भी हमारी बहनें बाहर निकल के काम नहीं कर पा रही हैं? तो ये सारी जो राजनीतिक लीडरों ने एक ठेकेदारी शुरू करी है, हितैषी बनने का एक जो ड्रामा किया है, उसको खत्म करने का देश में रहता है, उस देश के कानून को उसको पालन करना पड़ता है, ये भी शरीयत का हिस्सा है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। तो जब आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के कानून का लागू करना और उसका पालन करना आपका आधा ईमान है। शरीयत वाले देशों में आप जाएंगे, वहां कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, वहां मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, वहां पे सारा काम ट्रांसपेरेंसी से होता है। इस देश के संविधान ने आपको ये कानून दिया है और कानून बनाया है कि आप अपने धर्म का निष्पक्षता से पालन करिए, आप पालन करिए, पर धर्म के नाम पे दंगे फसाद आप मत लेकर आइए। मेरी खुद उत्तराखंड चेयरमैन से बात हुई है और बल्कि इस सिलसिले में बाकी सारे बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हुई है। मिनिस्ट्री में हमने इसका एक ब्यौरा भी दिया है। हम चाहते हैं कि सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के तहत आती है उसकी जियो टैगिंग हो, जियो टैगिंग के साथ उसका प्रॉपर सर्वे हो, सर्वे के बाद उसका सीएजी ऑडिट हो, ऑडिट के तहत आपको पता चल जाएगा कि क्या रेट है, क्या पैसा आना चाहिए, क्या खर्चा होना चाहिए, एक्सेस में क्या पैसा होता है। आज के डेट में भी जो जमीनें हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं 30-30, 40-40 साल की लीज में जाता है, तो भाई 40 साल पहले 50 रुपए का रेट था, आज भी क्या 50 रुपए का रेट लेगा? आज क्या होगी ये जमीनों के दर? उस हिसाब से जब आप आमदनी की बात करते हैं तो बढ़ोतरी होगी ना। संशोधन को लाना चाहिए। जो भी वक्फ बोर्ड के तहत जमीनें आएंगी जिनके ऊपर कब्जा नहीं होगा, पहले तो ये देखा जाएगा कि वहां का जो एक सर्वे है उसके तहत क्या वहां पे कार्य होना चाहिए। यदि वहां मदरसा है, स्कूल है और वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी की सिचुएशन नहीं है, तो वहां मेडिकल फैसिलिटी के बारे में देखना चाहिए। ये सारे कार्य तो बाद की बात है। पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम संशोधन बिल कानून को लाएं और उसे लागू करने में सरकार की मदद करें, ना कि सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों का ही फायदा। हैदराबाद वहां जाकर आपको पता चलेगा कि वक्फ की जमीन पे एक 5 सितारा होटल कैसे खड़ा हो जाता है।